मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी किया था और हम थे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम से क्लियर हो जाता है कि अगर एटम के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो वो उसे लूज करेगा। आप समझिएगा, ये आपका एटम है। आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है। हमने इसे एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद ये शिफ्ट हो गया, मान लीजिए यहां पर 1 2 3 फोर्थ ऑर्बिट में, यहां आ गया। इसे एनर्जी हमने दी इसलिए यहां आ गया। यही एक्साइटेड है। इस एटम को जिसमें ऐसा हुआ है उस एटम को बोलेंगे एक्साइटेड एटम। कुछ देर बाद ये अपनी ग्राउंड स्टेट, मतलब जहां से ये गया था, वापस आता है और ये जो एनर्जी थी इसे आगे रिलीज कर देता है। तो एक्साइटेड इसलिए हो रहा था कि हम एनर्जी दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा था, फिर वो एमिट कर रहा था। इसी वजह से एमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा था हमें। ये इस रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करते थे तो हमें मिलता था एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इससे मीनिंग निकलता है, समझिएगा, कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दी जाती है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब मैक्सवेल थ्योरी यहां बिल्कुल सही है। मैक्सवेल, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में होगा तो एनर्जी लूज करेगा और उसकी ऑर्बिट छोटी हो जाएगी। देखो, इसने एनर्जी लूज करी, ऑर्बिट छोटी हो गई। अब यहां से एक चीज और है जो बोर्स ने कंक्लूड किया कि ये जो ऑर्बिट है इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यानी कि न्यूक्लियस से जैसे से दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है। सब दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। तो इन्हें बोर्स ने एक नया नाम दे दिया ऑर्बिट को। ऑर्बिट को उसने बोला एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। तो एक एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले यहां की थी तो यहां था, एनर्जी हमने दी, जितनी एनर्जी उसकी हुई उस एनर्जी के हिसाब से उसी सेल में शिफ्ट कर गया। थोड़ी देर बाद उसने उसे ही एनर्जी रिलीज कर दी तो वापस आ गया। अब यहां जो क्वेश्चन है वो ये है, ये तो क्लियर है कि मैक्सवेल सही था कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व होगा, एक्सेलरेट होगा, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है, तो वो एनर्जी लूज करेगा। मतलब एनर्जी है तो लूज करेगा, और अपनी ग्राउंड स्टेट में वो रिवॉल्व हो रहा है तो एनर्जी लूज नहीं कर रहा, तो कोई रेडिएशन में नहीं मिल रहा, मतलब वो एनर्जी लूज भी नहीं कर रहा। अगर एनर्जी लूज करता तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाता बिना दिए। मतलब एटम लो, उसे एनर्जी मत दो, वो अपने आप ही एनर्जी रिलीज कर रहा होता अगर एनर्जी लूज होती। लेकिन अपने सेल में अगर वो रिवॉल्व हो रहा है तो एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। लूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी है नहीं। होती, भाई देकर देख लो, दे दी आपने उसे एनर्जी, अब उसके पास है, उसने लूज कर दी। अगर होती तो वो लूज जरूर करता, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है। तो फिर घूम कैसे रहा है? वो एनर्जी इसकी है, एनर्जी लेवल की है। इस तरह की एनर्जी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बोर्स मॉडल है। बस स्पेक्ट्रम से ही बोर्स मॉडल अपने आप आ जाता है, समझ लीजिएगा। हम जो पढ़ते हैं आगे तक बता दो मैं आपको। अगर हम इसे बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें कि इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं बहुत दूर निकल जाए एटम से, इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहां आ गया इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन एटम से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, मतलब सेल में नहीं होता है, जब वो रेस्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, तो उसकी एनर्जी 0 लेते हैं। ये पहले कंसीडर की जा चुकी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर है तो उसकी एनर्जी 0 है। जब सबसे ज्यादा एनर्जी यही है इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन जब सेल में होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। देखो,
इस सेल में सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर बाहर सबसे ज्यादा कितनी? 0। तो फिर यहां कितनी होनी चाहिए? इससे कम, 0 से कम। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी। ये हम डिस्कस बाद में करेंगे इसके बारे में, इसी मॉडल में आज ही करेंगे। तो पहले आपको मॉडल पढ़ा दिया जाए। मॉडल का पहला पॉइंट वही होगा रदरफोर्ड वाला कि भाई न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, हैवी है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हर जगह नहीं हो सकता न्यूक्लियस के चारों तरफ, वहीं होता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, बात करेंगे, या ये कहें जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाता है, फिर वापस वो जंप करता है। इनमें हुए एनर्जी, मान लो E पहले 1 में था, अब 1 2 3 4 में चला गया, तो इनकी एनर्जी आप निकालोगे फॉर्मूले से, डेल्टा इक्वल टू E4 माइनस E1। E4 मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी, 1 मतलब फर्स्ट लेवल की एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी। एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट, सीधा सीधा बोल लो, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। डेल्टा ई एनर्जी चेंज निकल आएगा। एनर्जी चेंज मतलब ये एनर्जी, यही एनर्जी है, इसी वजह से तो चेंज हुआ। तो फिर डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू निकाल सकते हैं। न्यू कैसे निकलेगा जी? डेल्टा ई अपॉन एच करके निकलेगा। फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी तो डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा भी निकल आएगा इसी फॉर्मूले से। तो एनर्जी निकल जाती है तो सारी चीजें निकल जाती हैं। और कल का जो हमारा फॉर्मूला था इस एनर्जी को निकालने का, वो वेवलेंथ था आर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। उससे हम पहले लैम्डा निकालते हैं, इसमें लैम्डा सबसे लास्ट में निकलता है। दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे होंगे, एनर्जी निकालने का भी और लैम्डा निकालने का भी। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम ने दिया, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये बोर्स मॉडल ने दिया। तो बोर्स मॉडल पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद इन फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स पर वापस आएंगे। चेक करिएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहां पर। एटम लिखते भी जाना है भाई, नोट्स प्रॉपर बना लेना। बोर्स एटॉमिक मॉडल है। एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। कोई पॉइंट चेंज नहीं है, रदरफोर्ड का ही है। न्यूक्लियस सेंटर में है एटम के, हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज है, छोटा है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ, ये नया वर्ड है। कॉल्ड ऑर्बिट्स इन ब्रैकेट एनर्जी लेवल्स। और भी लिख लो स्टेशनरी स्टेट्स, और भी नाम लिख लो इनके, कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। तो ऑर्बिट का नाम अब बदल रहा है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती ही नहीं है। समझना। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी रिवॉल्व नहीं होता है। वो जो एनर्जी लेवल हैं उनकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स है। कैसे फिक्स है? जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब h अपॉन 2 पाई के बराबर हो, या इससे डबल हो, या इससे ट्रिपल हो, या इससे 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। अगर h अपॉन 2 पाई के ही बराबर है तो पहली ऑर्बिट है, समझना। जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के बराबर है वो यहां इतनी दूरी पर है। दूसरा, या इससे डबल है, 2 टाइम्स ऑफ दिस यहां पर है, 3 टाइम्स ऑफ दिस यहां पर है, 4 टाइम्स ऑफ दिस यहां पर है। ये जो 1 2 4 टाइम्स बोल रहा हूं, n की वैल्यू है 1 2 3 4, यही ऑर्बिट की संख्या है। n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, n3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, n4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट।
मतलब जितना फैक्टर यहाँ आएगा 2, 3, 4 टाइम्स, जितना h/2 पाई के मल्टीपल होगा इंटीग्रल, वही n की वैल्यू होगी। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम mvr, m मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो कहीं भी ऑर्बिट नहीं होती हैं, ऑर्बिट अपनी एक फिक्स पोजीशन पर होती है, फिक्स एनर्जी होती है, उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। आगे देखिएगा 4th पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। व्हेन इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, मान लीजिएगा यही लास्ट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल, वन लेवल लिखा, वन एनर्जी लेवल मतलब एक ऑर्बिट, टू अनदर, वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट। एनर्जी इज आइदर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। अगर वो ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब होगी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एमिट होगी। इज आइदर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स इज गिवन बाय डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 मतलब हायर सेल, E1 मतलब लोअर सेल। फर्स्ट से सेकंड में जाए तो ये सही है, मैं कहूँ फर्स्ट से फोर्थ में जाए तो E4 माइनस E1, मैं कहूँ फर्स्ट से सिक्स में जाए E6 माइनस E1। अब देखिएगा एक पॉइंट और है यहाँ पर, इसी के साथ है, एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट्स इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी गैप गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसे ऐसे समझिएगा, मान लो यहां है बना रहे हैं, पहली सेल और दूसरे सेल के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी गैप कम है, थर्ड और फोर्थ के बीच में एनर्जी गैप और कम है। देखो ये गैप मैंने बनाया, ये गैप ज्यादा एनर्जी गैप है, ये डेल्टा ई, ये कम और नेक्स्ट में और कम हो जाएगा, नेक्स्ट में और कम हो जाएगा और कम होता जाएगा। मतलब 2 और 1 के बीच का जो एनर्जी गैप है, जो कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस 1 एनर्जी लेवल, वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद सेकंड थर्ड के बीच में एनर्जी गैप कम होगा, ये रहा सेकंड थर्ड के बीच में, ये फर्स्ट सेकंड के बीच में, ये सेकंड थर्ड के बीच में, थर्ड फोर्थ के बीच में और कम हो गया, फोर्थ फिफ्थ के बीच में और कम हो जाएगा, आगे जाने पर कम होता जाता है। ये याद रखना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो एज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी गैप गोज ऑन डिक्रीजिंग। यही पॉइंट्स थे, लेकिन अब समस्या है, हमने एक एनर्जी लेवल का नाम यूज किया है, ऑर्बिट का एनर्जी लेवल। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो उसकी एनर्जी निकलेगी कैसे, ये एनर्जी E2 या E1 आएगी कैसे। तो आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो एनर्जी निकालने के फॉर्मूले हैं, रेडियस भी हम निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। तो सारी चीजें निकालने के फॉर्मूले भी बोर्ड्स नहीं दिए, बोर्ड्स एनर्जी बुला सकते हो या केवल एनर्जी बुला सकते हो, रेडियस को बोर्ड्स रेडियस बुलाते हैं या केवल रेडियस भी बोल सकते हो। तो एनर्जी के फॉर्मूले और देख लेते हैं, चेक कीजिएगा। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ध्यान देना, nth ऑर्बिट, पहली एनर्जी, पहली फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एटसेट्रा। मतलब हम एनर्जी लेवल, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या था, एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल रहे हैं। En मतलब nth ऑर्बिट, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप कहें मैं तो सर फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालूंगा, तो E5 आप लिखेंगे इक्वल टू माइनस RH। ये वही रिडबर्ग कांस्टेंट है जो स्पेक्ट्रम में यूज हुआ था, रिडबर्ग कांस्टेंट। वहां ये इसकी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर इनवर्स थी, तो पर यूनिट लेंथ में था, अब ये एनर्जी में है, Z² अपॉन n²। Z एटॉमिक नंबर है, किस एटम के लिए आप निकाल रहे हैं, और n nth ऑर्बिट है। 5 के लिए निकाल रहे हो तो 5 का स्क्वायर आएगा। RH की वैल्यू गिवन है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। मैं RH की वैल्यू पुट करता हूं, En इक्वल टू RH, माइनस तो माइनस ही है, RH की जगह ये रखा हमने 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, बाकी वही है Z² अपॉन n²। ये जूल में आएगी, जूल, और एक एटम के लिए निकाली गई थी तो जूल पर एटम।
अब क्वेश्चन है सर हमेशा एक एटम के लिए ही तो निकालेंगे? नहीं, एक मोल के लिए भी आप निकाल सकते हैं। एक एटम एक मोल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो मोल के लिए भी निकाल सकते थे इसे आप। जूल को किलो जूल और एटम को पर मोल में बदल लोगे तो मैंने कैलकुलेट कर दिया है, ये आएगा, यूज करना पड़ेगा कई बार। En इक्वल टू -1312 1312, ऐसे याद रखना, Z² अपॉन n², वही है Z² अपॉन n², किलो जूल पर मोल में है ये वैल्यू। तो कई बार पूछ लेते हैं किलो जूल पर मोल, वैसे हमने ज्यादा तो इसे यूज करेंगे जूल पर एटम में। ये भूल भी जाओ तो इससे निकाल लेना, जूल को किलो जूल में बदल लेना और एटम को मोल में बदल लेना। एटम को मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके बदल जाएगा। एक एटम एक मोल मतलब बहुत सारे एटम्स। कितने एटम्स? Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स। चलिए, ये एनर्जी थी। जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे, आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी भी वही मानी जाती है, कंसीडर की जाती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी। अब आते हैं बोर्स रेडियस। रेडियस मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से यहां से ये डिस्टेंस, सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की एटसेट्रा, तो ये डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। तो फॉर्मूला है किसी भी सेल की रेडियस, nth मतलब नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ कोई भी रखिए ऑर्बिट का नंबर, इक्वल टू 52.9, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, R0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिकोमीटर में ये है, n² अपॉन Z PM, पिकोमीटर में वैल्यू निकलेगी। n का मतलब nth ऑर्बिट से है और Z का मतलब एटॉमिक नंबर से है, वही है, तो n² अपॉन Z, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो एनर्जी निकालने का केस भी बहुत सारी बार आएगा। आगे है नंबर ऑफ वेव्स इन एनी ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी? वो ऑर्बिट की संख्या के बराबर ही होती है, n के बराबर। 2πr डिवाइड बाय लैम्डा पूरा सॉल्व करोगे तो n के बराबर ही आएगी। आप डायरेक्ट बोल देना थर्ड ऑर्बिट में तो नंबर ऑफ वेव्स 3। आगे है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी v है, ये न्यू नहीं है, v। vn मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में है। मान लो थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁸ Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट सेंटीमीटर में है, ध्यान देना, मीटर में नहीं, मीटर में करो तो 10⁶ कर देना। Z अपॉन n, n की वैल्यू हम थर्ड के लिए निकाल रहे हैं तो 3 होगी, यहाँ भी 3 लिखा जाएगा। Z कौन सा एटम है भाई? एटॉमिक नंबर क्या है? Z का मतलब तो एटॉमिक नंबर से ही है। तो बोर्स मॉडल एनर्जी तो निकालता ही है किसी भी ऑर्बिट की, वो मानता ही ऑर्बिट को एनर्जी लेवल है तो उनकी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, साथ में वो रेडियस भी बताता है, साथ में वो वेलोसिटी भी बता रहा है। तो ये साइड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। यहां एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में है। नेगेटिव, अब नेगेटिव क्यों ली गई है ये समझिएगा। नेगेटिव क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव क्यों है? व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर एटम मीन? मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव है? तो मैंने अभी समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में है तो एनर्जी कम, आगे है ज्यादा, और आगे ज्यादा, और आगे ज्यादा, और बाहर, बिल्कुल बाहर बहुत दूर है तो वो एटम से बाहर है, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उसकी एनर्जी कंसीडर की गई है 0। तो 0 सबसे ज्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब ऑर्बिट में है तो कम है 0 से, और 0 से कम है तो फिर नेगेटिव है। देखिएगा, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स। क्लियर है, सब में फॉर्मूला ही नेगेटिव का है। En इक्वल टू माइनस है सबसे पहले, -2.18, तो जो भी वैल्यू है वो माइनस से है। What does this negative sign convey? क्या कन्वे करेगा भाई? This negative sign means that the energy of the electron in the atom is lower than the energy of a free electron at rest. At rest में एनर्जी कितनी है? 0. Electron at rest, energy equal to 0. A free electron at rest is an electron
that is infinitely far away from the nucleus. रेस्ट का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूरी पर है एंड इज असाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ जीरो. ये इनफाइनाइट हम बोलेंगे डिस्टेंस को, तो यहां पर इसकी एनर्जी जीरो होगी. जीरो मतलब सबसे ज्यादा. अगर ऐसे देखें, ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां इसकी एनर्जी जीरो है. इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो यहां एनर्जी n इक्वल टू 1 में है, तो यहां सबसे कम है. यहां बढ़ी, फिर यहां और बढ़ी, यहां और बढ़ी और सबसे ज़्यादा यहां बढ़ी. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जीरो, तो उससे कम एनर्जी फिर नेगेटिव में है. और सबसे कम एनर्जी पहली सेल में होनी चाहिए, तभी बोला जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल है. सबसे ज़्यादा पहली सेल स्टेबल, फिर दूसरी, ऐसे स्टेबिलिटी. तो एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है. सीधी सी बात है. ये आगे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसकी एनर्जी कम वो सबसे ज़्यादा स्टेबल. तो ये नेगेटिव का मतलब था. अब आगे बढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं जिससे आप एनर्जी की कॉन्सेप्ट को समझ सको सही से. और रेडियस के भी क्वेश्चंस आते हैं, आप अप्लाई कर सकें. तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं. पहले क्वेश्चन की बात कर लें. फर्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. आगे भी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट. तो सबसे पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला, यूनिट तो दी नहीं, तो जूल पर एटम में एक एटम के लिए ही पूछा है, तो उसी के लिए निकालेंगे फॉर्मूला. ई एन इक्वल टू -2.18 इंटू 10 के पावर -18 आगे इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम. हाइड्रोजन एटम है. फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर 1. n की वैल्यू गिवन है थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 3. तो थर्ड की E किसके लिए निकाल रहे हैं आप? 3 के लिए. यहां भी लिखें थर्ड ऑर्बिट इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18. 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 जूल पर एटम. कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा. नेगेटिव में आएगी एनर्जी थर्ड सेल की, किसी भी सेल की नेगेटिव में आएगी. रेडियस की भी बात करते हैं. रेडियस देखो, दूसरा क्वेश्चन ही है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट. तो रेडियस की बात करते हैं. आर एन इक्वल टू फॉर्मूला 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. यूनिट क्या थी? पिकोमीटर. तो 52.9, जेड क्या है 1, एन क्या है 3, 3 3 जा 9, Z1 पिकोमीटर. तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पिकोमीटर में आंसर आ गया 52.9 इंटू 9. ये थी रेडियस हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की. तो इजी क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर. क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट. इस बार n की वैल्यू 1 है फर्स्ट ऑर्बिट, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. हमें निकालना क्या है? En और Rn. फॉर्मूला क्या था En का? -2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम. -2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z की वैल्यू है 2, 2 2 जा 4 और n की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा. जूल पर एटम. 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. दूसरी तरफ देखते हैं रेडियस. आर एन इक्वल टू 52.9, आर एन इक्वल टू 52.9
एन स्क्वायर अपॉन जेड यूनिट पिकोमीटर। 52.9, एन की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, जेड है 2 पिकोमीटर। तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इसका आंसर 26.45 पिकोमीटर। पिकोमीटर होता है 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर। ये लिखवाया था मैंने, तो इंटू 10 की पावर -12 मीटर, बदलना हो तो बदल लेना, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब एक्यूरेट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, तो एक बड़ा क्वेश्चन हमने ले लिया है। थर्ड, इसे देख लें पहले क्या क्या रहा है। कैलकुलेट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ of the radiation when an electron jumps from 4th orbit to 2nd orbit in hydrogen atom। तो हाइड्रोजन एटम है और क्वेश्चन ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ यहां इलेक्ट्रॉन था, यहां से यहां गया, सेकंड में जंप किया तो जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी कितनी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इसका वेवलेंथ कितना था, तो ये फाइंड करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आपने अभी जो एनर्जी पढ़ी डेल्टा E4 माइनस E2, पहले डेल्टा E निकालें, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर वेवलेंथ, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से पहले लैम्डा निकालें, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एनर्जी। दोनों से आंसर सिमिलर ही होगा, आएगा भी इक्वल ही, आना भी चाहिए इक्वल। बस डिफरेंस, पहले इससे एनर्जी निकलेगी, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर वेवलेंथ, और इससे पहले वेवलेंथ, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एनर्जी। सीक्वेंस बदलेगा निकालने का बस। केवल मैं कहता एनर्जी निकालो तो ये बेटर था, मैं कहता केवल वेवलेंथ निकालो तो ये बेटर था, और फ्रीक्वेंसी निकालो तो कोई सा भी यूज कर लो। तो मैं दो तरीके से करता हूं, दोनों तरीके से। तो आप चेक कर लें कौन सा आपको सही लगेगा। एनर्जी में दोनों ही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो माइनस करने के लिए पहले फोर्थ की एनर्जी निकालें, फिर सेकंड की। चलो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट ही पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है एनर्जी निकालने का? En इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18। Z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो Z लिखना रिक्वायर्ड नहीं है, अपॉन N स्क्वायर। लो लिख देता हूं, फॉर्मूला है तो इंटू Z स्क्वायर, जूल पर एटम में है। तो मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, इस फॉर्मूले में पुट करता हूं डेल्टा E इक्वल टू फोर्थ की E4। कितनी है E4 एनर्जी? E4 की या अलग अलग लिख लेते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं। E4 इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, 4 का स्क्वायर 16। E2 की -2.18 इंटू 10 की पावर -18, 2 का स्क्वायर 4। दोनों जूल पर एटम है, ऊपर यूनिट लिखी हुई है, जूल पर एटम, जूल पर एटम।
चलिए अब 4 और 2 को इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू 4 की एनर्जी -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 16 माइनस, ये वाला साइन है ये माइनस, अब ये -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 4। माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हम कॉमन लेते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 हमने कॉमन लिया, वो भी प्लस का। तो प्लस का इनमें से कौन सा है? माइनस माइनस प्लस का ये है, इसे पहले लिखते हैं, इसे पहले लिखते हैं। 1 बचेगा, 1/4 ये माइनस का है, ये तो चला गया माइनस प्लस का बार, तो -1/16। एलसीएम देखते हैं, ये तो 16 ही, ये पहले लिख लें। डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये तो 16 ही आया। 16 4 4 ये आ गया 4 -1 मतलब 3। फिर से लिख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 3/16। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये एनर्जी है बस अभी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे 16 से डिवाइड करके ये आता है 0.408 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। थोड़ा राउंड साइंटिफिक में लिखोगे 0.1 डिजिट बाद 4.08 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये है आपकी एनर्जी जूल पर एटम। पहले एनर्जी निकली, दूसरी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी थी। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू निकालेंगे कैसे? डेल्टा ई अपॉन एच, और डेल्टा ई 4.08 इंटू 10 की पावर -19, H 6.6 इंटू 10 की पावर -34। देख लीजिए, तो पावर ऊपर ले जाते हैं, -34 की जगह हो जाएगी यहाँ +34। तो 4.08 को डिवाइड करते हैं 6.6 से। 4.08 डिवाइड बाय 6.6 ये आएगा 0.618, और 10 की पावर आएगी +15। ये हर्ट्स में है पर सेकेंड। 34 में से 19 माइनस करो 15, इसे इधर ले लीजिएगा, माइनस की बढ़ेगी एक 6.18 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। पॉइंट इधर लिया, 6.18 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। अब हमें निकालना है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ। तो न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू, मैं यहाँ सीधा सीधा लिखूंगा, लैम्डा इक्वल टू c अपॉन न्यू। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, न्यू की वैल्यू ऊपर निकाली है 6.18 इंटू 10 की पावर 14 मीटर में निकलेगी। सॉल्व करते हैं, ये माइनस में जाएगी 14, तो 3 को हम डिवाइड कर लेते हैं 6.18 से। ये है 0.485 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। 4.85 और करके लिख सकते हैं, 4.85 इंटू 10 की पावर -7।
मीटर, पॉइंट एक डिजिट बाद ले गए तो -7 मीटर। तो हमने तीनों चीजें निकाल ली। एनर्जी 4.08 इंटू 10 की पावर यहां है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एनर्जी जूल में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, वेवलेंथ मीटर में। अब ये एक तरीका था जिसमें हमने बोर्स मॉडल का एनर्जी फॉर्मूला यूज किया। दूसरा करते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला स्पेक्ट्रम वाला। ये वाला 1/λ, आर की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर इनवर्स है। z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, n1 की वैल्यू सेकंड 4, n2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। तो लैम्डा इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 109,677, एलसीएम 16, ऊपर बचा 4 - 1 3, लैम्डा निकालते हैं 1/109,677, मैंने 1 ले लिया तो ये अपॉन में हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। 1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9.1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 16/3। तो 16 इंटू 9.1 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, देख लेते हैं ओवरऑल, एक साथ ही लिख देते हैं क्या आएगा। 9.1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आया लैम्डा इक्वल टू, डिवाइड भी कर लेते हैं साथ में ही, एक स्टेप कम ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, 48.5 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। लैम्डा तो निकला है लेकिन ये सेंटीमीटर में है क्योंकि आर की वैल्यू यहां सेंटीमीटर इनवर्स में थी। एक डिजिट बाद पॉइंट लगा लेते हैं 4.85, 10 की पावर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर में, और 4.85 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, दैट इज लैम्डा। वेवलेंथ, यहां वेवलेंथ पहले निकली है, पहले क्वेश्चन से भी वेवलेंथ निकली थी, वेरीफाई कर लेते हैं इक्वल है या नहीं है। देख लीजिएगा 4.85 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, और यहां भी आई है 4.85 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, दोनों में इक्वल है। आगे बढ़ते हैं अब इस तरीके से, फ्रीक्वेंसी और फिर वेवलेंथ। देखिए फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा ऊपर है 4.85 इंटू 10 की पावर -7, -7 को ऊपर ले जाओगे +7, तो ये आया 3 डिवाइडेड बाय 4.85 में डिवाइड करके ही लिखता हूं, 3 डिवाइड बाय 4.85, यह आएगा 0.618 इंटू 10 की पावर 15, 8 + 7 15 हर्ट्ज और पर सेकेंड। एक डिजिट पीछे ले जाइएगा, 6.18 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। लैम्डा निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी मैच करके देखते हैं वही है या अलग है। फ्रीक्वेंसी, इधर की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, अंडरलाइन की होगी मैंने, ये रही फ्रीक्वेंसी 6.18 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज,
और ये भी 6.18 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दूसरा नेक्स्ट है एनर्जी, यहाँ वेवलेंथ निकल गई, फ्रीक्वेंसी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, न्यू की वैल्यू 6.18 इंटू 10⁻14। 6.6 इंटू 6.18 इंटू 10⁻34 प्लस 14 -34 प्लस 14, तो ये बचेगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 6.18.8 इंटू 10⁻20 जूल। एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो 4.08 इंटू 10⁻19 जूल, दैट इज एनर्जी। चेक कर लीजिएगा एनर्जी, इधर की एनर्जी और इधर की एनर्जी इक्वल हैं दोनों। तो कहने का मतलब ये है, आप बोर्ड्स का फॉर्मूला यूज करें या रिडबर्ग का स्पेक्ट्रम वाला, दोनों का आंसर एक ही है। बस बोर्ड्स में एनर्जी पहले निकलेगी, रिडबर्ग से वेवलेंथ पहले निकलेगा। अगर आपको केवल वेवलेंथ निकालना है तो आप इसे यूज करिए, जल्दी निकलेगा। केवल एनर्जी निकालनी है, आप इसे यूज करिए, जल्दी निकलेगा। और सारी चीजें निकालनी है तो कोई सा यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने करे। अब मैं आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस लिख कर दे रहा। चेक करिएगा होमवर्क। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स मॉडल अभी खत्म हुआ है, अभी पॉइंट्स बाकी हैं, तो कल पढ़ेंगे। एक आयोनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसे कल स्टडी करेंगे। और ड्रॉबैक्स भी हम कल ही पढ़ेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के। उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा और करके आज ही सेंड कर दीजिएगा। फर्स्ट, calculate the velocity of electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom. आंसर गिवन है, वेलोसिटी आपको निकालनी है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, हाइड्रोजन एटम है। सेकेंड की बात करते हैं। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब थर्ड से सेकेंड में जंप कर रहा है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड से जब सेकेंड में आएगा तो रेडिएशन एमिट होगा, बाहर निकलेगा। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, तो उसकी वेवलेंथ निकालनी है, बस फ्रीक्वेंसी एनर्जी नहीं निकालनी है, ओनली वेवलेंथ। आंसर दिया है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट भी है एक थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम डबल पॉजिटिव। लिथियम डबल पॉजिटिव, लिथियम का एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूं 3, और फोर्थ ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 4 है, और आपको रेडियस निकालनी है। काम कीजिएगा, रेडियस एंड एनर्जी, एनर्जी भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, एनर्जी भी और रेडियस भी दोनों ही निकाल लीजिएगा थर्ड का, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस पर। और एक और कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आई थिंक 13th है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, ये मैंने करवा दिया है, ठीक है, यही करना है। एनसीईआरटी तो मैंने करवा दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीन ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। सही से नोट्स प्रिपेयर करना, गड़बड़ ना हो जाए, जल्दबाजी ना हो। और हाँ, वीडियो भाई साथ में ही देख लिया करो, बाद में प्राइवेट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको। तो 1.5 घंटे के अंदर 1.5 आवर आप नोट्स प्रिपेयर कर लिया करो, जैसे कि बैच में करते हैं,
तो आज का यहीं तक था, कल हम पढ़ते हैं इसकी आयोनेस एनर्जी कॉन्सेप्ट थ्रू बोर्स मॉडल, और नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल।